गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, शानदार और इंपॉर्टेंट चैप्टर पादपों में श्वसन कैसे होता है। दोस्तों, श्वसन जो टॉपिक है इसका कुछ एक जो पार्ट है ना, वो हम ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है, मानव जो शारीरिकी है, उसमें अगर हम बात करेंगे तो कुछ जो थीम है, बेसिक चीजें वो कॉमन है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपने रियल नेम के साथ में जरूर पुट कीजिएगा। दोस्तों, एग्जाम नजदीक है तो एकदम अच्छे से मन लगा करके आप पढ़िए। कोई भी डाउट हो आप जरूर कमेंट्स कीजिएगा। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट कर रहे हैं आज का अपना चैप्टर है आपका श्वसन। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर नंबर जो 14 है, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। दोस्तों, इससे पहले के चैप्टर में हमने पादपों के अंदर एक प्रक्रिया पढ़ी थी। उस प्रक्रिया का नाम था प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधों ने क्या किया? इन्होंने अपने लिए भोजन बनाया। क्या किया दोस्तों? अपने लिए भोजन बनाया। जो भोजन उन्होंने बनाया, ये भोजन उन्होंने ग्लूकोज के रूप में, किसके रूप में बनाया? ग्लूकोज के रूप में। और ग्लूकोज को फाइनली किसके रूप में स्टोर किया गया? स्टार्च के रूप में स्टोर किया गया। ठीक है, रिपीट करता हूं। प्रकाश संश्लेषण के अंदर पेड़ पौधे उन्होंने क्या किया? सूर्य के प्रकाश का उपयोग किया और अपने लिए भोजन बनाया। भोजन बना कार्बनिक पदार्थ के रूप में, जो कि होता है ग्लूकोज। और देखिए, ग्लूकोज कहूं या उसकी बल्क क्वांटिटी को अगर कार्बोहाइड्रेट कहें, कार्बोहाइड्रेट, तब भी गलत नहीं होगा कि कार्बोहाइड्रेट का ही एक सदस्य है ग्लूकोज। तो पादपों ने प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनाया और ग्लूकोज को फाइनली स्टोर एनर्जी के रूप में, संग्रहित भोजन के रूप में, ऊर्जा के रूप में उन्होंने स्टोर करके स्टार्च के रूप में रख लिया। ठीक है, अब देखिए, पादपों के अंदर क्या एक ही मैकेनिज्म होता है क्या? प्रकाश संश्लेषण केवल भोजन बनाना नहीं है ना, उनमें बहुत सी और एक्टिविटी होती है। जैसे उनमें वृद्धि होना, विकास करना, पुष्प का खिलना, ठीक है, फ्रूट का बनना, सीड्स का बनना, तो अदर एक्टिविटी भी बहुत होती है। अगर मैं यूं कहूं कि पाद में कई प्रकार की जो कार्य की विक्रियाएं हैं, क्रियाविधियां हैं, है ना, उन सभी को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? ऊर्जा की, यानी कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये ऊर्जा उनको मिलती कैसे है? तो दोस्तों, ये ऊर्जा जो है वो मिलती है इसी संग्रहित भोजन को यूज करके। क्या करते हैं कि इस भोजन को, यानी कि ग्लूकोज या स्टार्च को वापस से तोड़ा जाता है और तोड़ करके ऊर्जा बनाई जाती है। तो एक चीज दोस्तों ध्यान रखना, यहां हम बात कर रहे हैं बहुत ही सिंपल तरीके से, आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा कि देखिए, प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं पादप? तो प्रकाश संश्लेषण में दोस्तों सरल जो अणु है, सरल अणुओं से जटिल अणु बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा गौर से सुनना कि सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण किया जाता है और ये जटिल अणु आपके कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है, श्वसन के अंदर, श्वसन में हम बात करें दोस्तों तो ये उसकी विपरीत अभिक्रिया है। ठीक है, अब देखिए, श्वसन को हम एकदम सरल तरीके से बात करते हैं। यहां बात करते हैं श्वसन। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन। दोस्तों, श्वसन कहते ही दिमाग में क्या आता है?
नॉर्मली सांस लेना, ठीक है, हो गया बात। लेकिन इस दौरान बहुत सी एक्टिविटी होती है। तो देखिए, श्वसन की सबसे सिंपल परिभाषा की बात करें तो सांस लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल परिभाषाओं के ऊपर बात करते हैं। श्वास यानी कि वायु, है ना, श्वास लेना और छोड़ना, तो सबसे सिंपल प्रकार की परिभाषा हो गई कि सांस लेना यानी कि वायु को लेना और छोड़ना श्वसन कहलाता है। थोड़ा और आगे चले, प्राणवायु। प्राणवायु, प्राणवायु कौन सी होती है दोस्तों? ऑक्सीजन। प्राणवायु को लेना, प्राणवायु को ग्रहण कर CO2 को त्यागना। तो ये इससे थोड़ी सी और एडवांस परिभाषा हो गई कि हम क्या कर रहे हैं कि प्राणवायु जो है यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं कोई भी जीव, ध्यान रखना दोस्तों, जीवधारी, इसमें सभी जीवधारी आएंगे। टोटल जो जीवित है ना, जीव है और एडवांस विकसित जीव जो है सभी, कुछ एक अपवाद को छोड़ दिया जाए, है ना, तो विकसित जो भी जीव है हम उनकी बात कर रहे हैं। तो इसमें ऑक्सीजन यानी कि प्राणवायु को लेना यानी कि ग्रहण करना और CO2 को त्यागना। और आगे चलते हैं, अब देखिए इसको दोस्तों, ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण करना श्वसन कहलाता है। यहां मैं यूं कहूं, इसी को दूसरे शब्दों में बात कर रहा हूं, है ना, श्वसन के दौरान। देखिए दोस्तों, इसी को दूसरे शब्दों में बात कर रहा हूं। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण। अब देखिए दोस्तों, ऑक्सीकरण जो है मैं उसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं, ये पूर्ण भी होता है और अपूर्ण भी होता है, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहां एक सिंपल वर्ड में यूज कर दिया कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण जीवधारी कौन सा है ना, विकसित जीवधारी है तो उसमें पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और यदि विकसित जीवधारी नहीं है यानी कि सूक्ष्म जीव है ना, उनमें अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। तो इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी आप इतना ध्यान रखें कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो दोस्तों, अब इनमें से जो आपको इजी लगे आप अच्छे से याद कर सकते हैं, है ना, लेकिन सबसे सटीक जो परिभाषा वो ये है कि श्वसन प्रक्रिया के अंदर ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अब ऊर्जा प्राप्त होती है या ऊर्जा बनती है, कुछ भी आप याद कर सकते हैं ना, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये आपकी श्वसन की परिभाषा होती है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु का पूर्ण या अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। और दोस्तों, यही ऊर्जा जीवधारियों को विभिन्न प्रकार कार्य करने के लिए आवश्यक होती है, या मैं यूं कहूं कि विभिन्न प्रकार के कार्यों में इसी ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो ये तो था दोस्तों आपके श्वसन से संबंधित एकदम सिंपल उसका इंट्रोडक्शन, परिचय। तो एक बार पुनः रिपीट करता हूं कि प्रकाश संश्लेषण के अंदर सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण किया जाता है ना, बट श्वसन में दोस्तों ध्यान रखना, श्वसन के अंदर जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण किया जाता है।
किया जाता है। इस दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है या बनती है, ऊर्जा बनती है। ठीक है दोस्तों, तो जहां इसका वापस एक शॉर्ट फॉर्म में अपने बात की है कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल अणुओं को तोड़ा जाता है सरल अणुओं में। ठीक है, इस दौरान क्या बनती है, इस दौरान जीवधारियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर? श्वसन है क्या? श्वसन है कि नॉर्मली वायु का यानी कि सांस का लेना छोड़ना श्वसन कहलाता है। और आगे चले, प्राणवायु को ग्रहण कर CO2 को त्यागना श्वसन कहलाता है। या और बात करें कि ग्लूकोज के अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण, है ना, आप कुछ भी लिख सकते हो यहां, पूर्ण ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण होना या करवाना जो प्रक्रिया है वो श्वसन कहलाती है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान बात करें तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज के अणु का ऑक्सीकरण किया जाता है, इस दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट एक्टिविटी है उसको श्वसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत? चले आगे। तो एक चीज दोस्तों समझ में आई है कि श्वसन के अंदर जो जटिल पदार्थ है ना, कौन? ग्लूकोज, उसको तोड़ा जाता है और तोड़ करके उससे ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो इन दोनों को मैं समीकरण के रूप में हम आगे बात करेंगे। देखिए इस प्रकार से, जैसे अगर मैं पहले बात करूं प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण, तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में हमने देखा कि 6 CO2 प्लस 12 H2O, ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल, ऑर्गन की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट, क्या बना? C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2O, जो कि वाटर वेपर के रूप में, जल वाष्प के रूप में बनता है। तो ये कौन है? सरल अणु CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल, इनका यूज करके और क्या बनाया जाता है? ग्लूकोज। ठीक है, अब दोस्तों श्वसन की जो क्रियाविधि है, समीकरण है, उसकी जस्ट उल्टी है। तो आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। श्वसन में देखिए, तो ये तो क्या हो गया प्रकाश संश्लेषण में। अब श्वसन की बात करते हैं। श्वसन, ठीक है, श्वसन में क्या होगा दोस्तों? C6H12O6 प्लस 6O2, यहां ऑक्सीजन का उपयोग किया जाएगा। ऑक्सीजन का यूज हो भी सकता है, नहीं है, वो हम आगे बात करेंगे ना। एक सामान्य श्वसन की बात करें तो देखिए दोस्तों, यहां था आपकी क्लोरोप्लास्ट और यहां एक ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है, उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यही तो कारण है दोस्तों कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है ना, इसीलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, है ना। ये आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है कि पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको कोशिका का शक्ति गृह, बिजली घर, पावर हाउस कहते क्यों हैं? वो इसी की वजह से कहते हैं, कारण कि वो जगह है, कोशिका का वो अंग है जहां ऊर्जा बनाई जाती है। तो ग्लूकोज, जल और कहां पर मिक्सअप ये एक्टिविटी होकर रही है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये वापस से आपके बन जाते हैं 6 CO2, ठीक है, और जल H2O जो है वो बनाया जाता है, H2O। क्लियर? अब देखिए दोस्तों, प्लस ऊर्जा कह दूं या एटीपी, एक ही बात ध्यान रखना, ऊर्जा कहें या एटीपी। तो ये जो कंप्लीट जो इक्वेशन है इसको श्वसन की समीकरण कहते हैं और इसको आपके प्रकाश संश्लेषण की समीकरण कहते हैं। तो अगर आप गौर कर रहे हैं तो ये एक दूसरे की विपरीत है। देखिए यहां O2 और जो हाइड्रोजन जल है वो मुक्त होते हैं, ठीक है, यूज किसको किया जा रहा है? CO2 और जल को, या और ग्लूकोज बनता है।
श्वसन में इसी ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, इसमें हेल्प करता है ऑक्सीजन। ध्यान रखना दोस्तों, आपको ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूं कि हम जो भी सांस लेते हैं, सांस के दौरान कौन अंदर गया? ऑक्सीजन। और ध्यान रखना दोस्तों, ऑक्सीजन एक प्रकार से चाकू की तरह कार्य करता है। कैसे? वो हर एक ग्लूकोज के अणु को तोड़ता है, उस ग्लूकोज को तोड़ करके और क्या बनाता है? ऊर्जा बनाता है। और वो जो ऊर्जा बनती है दोस्तों, वो आपके एटीपी के रूप में बनती है। किसके रूप में बनती है? एटीपी के रूप में, है ना। तो एटीपी को ऊर्जा का पैकेट्स भी कह सकते हैं। और पूरा नाम हमने प्रकाश संश्लेषण में बात की हुई है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं? चलो, तो दोस्तों यहां तक हमने एक बार समीकरण के रूप में कंप्लीट श्वसन जो हम पढ़ेंगे आगे, तो उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में यहां देखा है। हम देखेंगे कि किस प्रकार पादपों में ग्लूकोज को, है ना, इस ग्लूकोज को तोड़ करके और CO2 मुक्त की जाती है, साथ में ऊर्जा कैसे बनती है। तो इतनी सरल सी समीकरण जो है उसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं, और हर एक स्टेप्स के बाद में लास्ट फाइनली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और जो एटीपी बनती है दोस्तों, ये आपके 36/38, ठीक है, 36 या 38 जो एटीपी अणु है वो प्राप्त होते हैं। अब ये 36 एटीपी अणु क्या चीज है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर इसी चीज को मैं दोबारा से रिकॉल करूंगा। राइट, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखते रहें, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप जरूर बताएं। तो अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि कैसे एक ग्लूकोज के अणु, है ना दोस्तों, ये कौन है? ग्लूकोज का कोई एक अणु है। ग्लूकोज का एक अणु किस प्रकार से टूटता है और टूट करके ऊर्जा बनाता है, वो भी एटीपी के रूप में। कितने बन रहे हैं? 36 या 38 एटीपी। ठीक है, तो गौर से देखें दोस्तों, ये कौन है? जटिल अणु, और इनको वापस से सरल अणुओं में बदल दिया जाता है। आगे बात करें, चलो अब देखिए दोस्तों, हमारा जो खाद्य पदार्थ है यानी कि भोजन जो है, तो भोजन के रूप में हम क्या क्या यूज करते हैं उसकी हम बात करें, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक को ले रहे हैं, वो है श्वसन, श्वसनीय क्रियाधार। क्रियाधार अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। अब देखिए, श्वसनीय यानी कि श्वसन, क्रियाधार के रूप का मतलब है दोस्तों कि श्वसन की प्रक्रिया में यूज कौन हो रहा है, समझ रहे हो। देखिए, हम क्या भोजन के रूप में केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं क्या? नहीं खाते, हम और भी चीज खाते हैं। तो हमारा जो भोजन है, हमारा जो भी भोजन है, उस भोजन के अंदर अगर दोस्तों अपने को पता है तो हम यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब बात आती है कि सर ये कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम क्या खाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में दोस्तों हम गेहूं, चावल, बाजरा, ये जो भी हम चीजें खा रहे हैं ना, गेहूं, चावल, बाजरा की बनी हुई और भी जो भी आइटम्स है, वो सारे, है ना, किसके बने हुए होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। यानी कि इनके रूप में हमारे शरीर में क्या जा रहा है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट के बाद में बात करें तो होता है आपकी वसा, वसा, और हमारे भोजन में होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। तो दोस्तों श्वसन प्रक्रिया में ध्यान रखना कि जो भी जीवधारी है ना, देखिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं जीवधारी, पादप भी हो सकता है और जंतु भी हो सकता है। ठीक है, तो एक कॉमन हम बात कर रहे हैं, तो भोजन के अंदर जो भी जीव है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, प्रोटीन भी है। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनको श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। समझ रहे हो? चलो उसकी बात करते हैं। श्वसन क्रिया में उपयोग में
आने वाले उपयोग में आने वाले जटिल पदार्थों को श्वसन क्रियाधार कहते हैं। श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं, राइट। और श्वसनीय क्रियाधार के रूप में श्वसनीय क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट या वसा या प्रोटीन का यूज या उपयोग किया जाता है। किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो श्वसनीय क्रियाधार किसे कहते हैं कि श्वसन प्रक्रिया में हम किस जटिल पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं या हो रहा है उसको श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। और श्वसनीय क्रियाधार के रूप में कौन कौन हो सकते हैं? या तो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वसा हो सकती है, या प्रोटीन हो सकता है। वसा के रूप में तेल, घी, और प्रोटीन के रूप में जो भी विभिन्न प्रकार की दालें वगैरह, राइट। तो यहां एक चीज और आती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, गौर से सुनना। यदि हम श्वसनीय क्रियाधार के रूप में, है ना, यदि हम श्वसनीय क्रियाधार के रूप में दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, श्वसनीय क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग कर रहे हैं, तो ऐसे श्वसन को प्लावी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लॉटिंग और प्लावी श्वसन कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना दोस्तों। यदि श्वसनीय क्रियाधार के रूप में कार्बोहाइड्रेट या वसा, कार्बोहाइड्रेट या वसा का उपयोग किया जाता है, तो ऐसे श्वसन को क्या कहते हैं दोस्तों? ऐसे श्वसन को कहते हैं प्लावी श्वसन। क्या कहते हैं? प्लावी श्वसन कहा जाता है, ठीक है। अगर हम श्वसनीय क्रियाधार के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा, कार्बोहाइड्रेट या वसा, इनका अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे श्वसन को प्लावी श्वसन कहते हैं। जबकि, है ना, एक और परिभाषा की बात करें, यदि प्रोटीन को, है ना, श्वसनीय क्रियाधार के रूप में यूज किया जाता है, तो ऐसे श्वसन को क्या कहते हैं दोस्तों? देखिए ध्यान रखना, प्रोटीन को इंग्लिश में अगर बात करें ना, प्रोटीन को प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो पी से प्रोटीन, पी से प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। बट हिंदी में इसको कहते हैं जीव द्रवी श्वसन, जीव द्रवी श्वसन, और अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन या रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये दो और इंपॉर्टेंट चीजें थी, रिपीट कर रहा हूं। श्वसनीय क्रियाधार किसे कहते हैं? श्वसनीय क्रियाधार
यानी कि श्वसन में हम किसको तोड़ रहे हैं, श्वसन प्रक्रिया में हम किसको तोड़ रहे हैं, है ना, किसका ब्रेकडाउन किया जा रहा है, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा या फिर प्रोटीन, राइट। तो इनको कंबाइंडली एक साथ कहा जाता है श्वसनीय क्रियाधार, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। अब इसी में और बात करें, यदि हम कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग कर रहे हैं, है ना, यदि हम कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे श्वसन को तो कहते हैं प्लावी श्वसन, क्लियर। और यदि हम प्रोटीन का उपयोग किया जा रहा है तो उसको कहते हैं आपके जीवद्रवी श्वसन, जीवद्रवी श्वसन। तो यहां इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने दोबारा से बात कर ली है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण चीज, श्वसन प्रक्रिया में, है ना, श्वसन प्रक्रिया में हम चाहे कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ले रहे हैं, चाहे वसा का उपयोग ले रहे हैं या फिर प्रोटीन का, फाइनली अल्टीमेटली हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहां कौन कितनी ज्यादा मात्रा में ऊर्जा दे रहा है उसकी अगर हम बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना कि जब कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा जो ऊर्जा है वो देता है आपके वसा, कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा मिलती है वसा, सॉरी प्रोटीन, और सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है दोस्तों वसा के द्वारा। तो अमूमन क्या है कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का लगभग बराबर रहता है, ठीक है, लगभग बराबर रहता है। मैक्सिमम जो ऊर्जा है दोस्तों वो आपके प्राप्त होती है वसा यानी कि फैट से। जैसे कि अगर हम एक मोल जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़े, प्रोटीन को तोड़े और वसा को तोड़े तो सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलती है दोस्तों वो मिलती है आपके वसा से, लगभग 9.1 किलो कैलोरी, लगभग कितनी मिलती है, 9.1 किलो कैलोरी, 9.1 किलो कैलोरी, क्लियर। इनसे अप्रॉक्स 4.1 4.7 के बीच में, अप्रॉक्स 4.1 टू 4.7 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो इनसे मिलती है। तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का लगभग बराबर रहता है, थोड़ा सा फर्क रहता है, बट यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वसा को जब तोड़ा जाता है तो मैक्सिमम जो एनर्जी है वो प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहां हमने बात कर ली जो श्वसनीय क्रियाधार है उनके रूप में। तो स्टार्टिंग में जैसे हमने बात की थी कि श्वसन किसे कहते हैं, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण को लिया हमने, उसके बाद में श्वसन की परिभाषा, राइट, देन इन दोनों का समीकरण के रूप में अंतर कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है और श्वसन में क्या किया जाता है। तो यहां ध्यान रखना दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण में हमने एक बात भी की थी कि इसमें प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है, और श्वसन के अंदर इसी रासायनिक ऊर्जा को तोड़ा जाता है और विभिन्न प्रकार के यांत्रिक कार्य करने में ना उस एनर्जी को यूज किया जाता है, क्लियर। देन हमने बात की श्वसनीय क्रियाधार कि श्वसन प्रक्रिया में हम यूज किसको कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन, उनको मिलाकर के कहते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट या श्वसनीय क्रियाधार। देन हमने बात की कि अगर कार्बोहाइड्रेट और वसा का यूज करें तो उसको फ्लोटिंग या प्लावी श्वसन कहते हैं, और अगर प्रोटीन को यूज करें तो प्रोटोप्लाज्मिक या जीवद्रवी श्वसन कहते हैं, क्लियर। फिर देखा कि भाई मैक्सिमम एनर्जी कौन देता है, तो मैक्सिमम जो एनर्जी है वो वसा यानी कि फैट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। चलो अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों। अब हम देख रहे हैं कि श्वसन जो है वो कैसे होता कैसे है, एक श्वसन जो है वो कंप्लीट कैसे किया जाता है। तो इसको आप अपन नेक्स्ट हेडिंग के रूप में देख रहे हैं, श्वसन की क्रियाविधि कि कैसे कैसे कंप्लीट होता है। तो दोस्तों गौर से वीडियो को देखिएगा, ये कंप्लीट आपके चैप्टर का बेस रहेगा जिसकी अब हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, बात करें श्वसन की, ठीक है दोस्तों। तो श्वसन जो है, श्वसन के अंदर
क्या किया जाता है, ग्लूकोज के अणु को तोड़ा जाता है। तो ये हो गया आपके ग्लूकोज। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होगा कि ग्लूकोज के अणु को तोड़ा जाएगा। ग्लूकोज के अणु को सबसे पहले तोड़ा जाएगा, कहां पर, ये दोस्तों तोड़ा जाएगा आपके कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर कोशिका द्रव में उसको तोड़ा जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस विधि को एंड प्रक्रिया को, है ना, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा और तोड़ करके क्या बनाया जाएगा, तोड़ के बनेगा दोस्तों पायरुविक अम्ल, है ना, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं PA। क्या बनेगा, पायरुविक एसिड या अम्ल। और दोस्तों ध्यान रखना ग्लूकोज का एक ही मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना, इसलिए मैं 1 लिख रहा हूं और यहां पायरुविक अम्ल के 2 अणु यानी कि मोल प्राप्त होते हैं। और इस विधि को कहा जाता है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं दोस्तों, इसको कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। तो ध्यान रखना दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि श्वसन प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के एक अणु की हम बात करेंगे, है ना, पूरे चैप्टर में हम ग्लूकोज के केवल एक अणु की बात करेंगे। तो ग्लूकोज का एक अणु कोशिका द्रव के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर, कहां, साइटोप्लाज्म के अंदर टूट करके 2 अणु, है ना, 2 मोल पायरुविक एसिड बनाता है। और इस क्रिया विधि को, इस कंप्लीट प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं, इस कंप्लीट प्रक्रिया को कहते हैं आपकी ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। कैसे होता है, क्या होता है, हम आगे बात करेंगे, है ना। चलो अब देखिए, अब ये पायरुविक एसिड, दोस्तों ध्यान रखना, पायरुविक एसिड का जो भविष्य है ना, फ्यूचर है, ये फ्यूचर दोस्तों डिपेंड रहता है कि कोशिका में ऑक्सीजन है या नहीं है, राइट। चलो मान लीजिए यहां ऑक्सीजन मौजूद है, अगर इसको ऑक्सीजन मिल गया, है ना, तो देखो मैं +O2 लिख रहा हूं, यानी कि ऑक्सीजन उपस्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है ना, तो ये जो पायरुविक अम्ल है ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कहा जाएगा दोस्तों, ये जाएगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये कहां पहुंच गया, माइटोकॉन्ड्रिया नामक एक अंग है, उस अंग के अंदर ये पहुंच जाता है, क्लियर। और वहां जाकर के दोस्तों ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को कहेंगे अपने क्रेब्स चक्र। एक प्रक्रिया होगी, उसका नाम है ETS। इनके थ्रू ये दोस्तों बनाएगा आपके CO2 प्लस 38 लिख देता हूं कंप्लीट, 38 ATP जो अणु है उसका निर्माण करेगा, क्लियर। रिपीट कर रहा हूं, यदि ऑक्सीजन है तो ये पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, कहां से, कोशिका द्रव से टर्न करके माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में एक इंपॉर्टेंट, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होगी, और उस इंपॉर्टेंट प्रक्रिया का नाम है दोस्तों, एक तो है आपकी क्रेब्स चक्र, एक प्रक्रिया पढ़ेंगे हम ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तंत्र। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये 2 प्रक्रियाएं कंप्लीट होने के बाद में दोस्तों इस पायरुविक अम्ल से बनेंगे CO2 का अणु और 38 ATP अणु का निर्माण होगा। तो आप चाहो तो 38 ATP भी उच्च ऊर्जा भी कह सकते हो। और मान लो कि ऑक्सीजन नहीं है, तो दोस्तों ध्यान रखना, आगे की सभी प्रक्रियाएं, है ना, सभी जो क्रियाएं हैं वो कहां पर होगी, वो कोशिका द्रव में ही होगी। किसमें होगी दोस्तों, कोशिका द्रव में ही कंप्लीट होगी। और जो भी ये एक्टिविटी है ना, क्रेब्स साइकिल और ETS का शॉर्ट फॉर्म या यूं को लैप्स फॉर्म, है ना, तो ये कोशिका द्रव में ही दोस्तों आपके CO2 प्लस एल्कोहल, मैं इसका सिंबल लिख रहा हूं OH, एल्कोहल या लैक्टिक एसिड और
कम मात्रा में कम मात्रा में ऊर्जा, इसको मैं लिख देता हूं 2 ATP। क्लियर? तो दोस्तों क्या समझ में आ रहा है? देखिए, श्वसन के अंदर ग्लूकोज का एक अणु टूटता है 2 अणुओं में। क्या नाम है? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के कितने मोल बनते हैं? पायरुविक एसिड के जो अणु बनते हैं वो बनते हैं 2, राइट? ये पायरुविक एसिड ऑक्सीजन है या नहीं है, उसके आधार पर आगे की एक्टिविटी करता है। अगर ऑक्सीजन है मान लो, तो ये टर्न करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल और एटीएस एक साइक्लिक प्रोसीजर है, उसके थ्रू ये 38 एटीपी अणु का निर्माण करेगा। क्लियर? अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ये कोशिका द्रव में ही रहेंगे, है ना, और वहीं पर कम मात्रा में ऊर्जा यानी कि 2 एटीपी अणु का निर्माण होगा। साथ में CO2 और उत्पाद के रूप में या तो अल्कोहल हो सकता है, लैक्टिक अम्ल हो सकता है, ब्यूटारिक अम्ल हो सकता है, टार्ट्रिक हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है। तो ये अलग अलग जो उत्पाद है वो बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब और इंपॉर्टेंट चीज बात कर रहे हैं दोस्तों। अगर ऑक्सीजन उपस्थित है और कंप्लीट, इधर गौर से देखिए, ग्लूकोज कंप्लीट टूटता है तो उसको कहते हैं दोस्तों ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण। तो दोस्तों वापस आ गई ना अपनी परिभाषा अच्छे से, कि जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है। कब? जब ऑक्सीजन मौजूद है। इसी तरीके से दोस्तों, जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है तो ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों अब आपको ये पूर्ण और अपूर्ण की जो शब्दावली थी वो मेरे ख्याल से अब समझ में आ गई होगी कि कैसे क्या होता है। तो अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होगा, और यदि ऑक्सीजन नहीं है तो ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होगा। क्लियर? अब और बात करते हैं, यदि ऑक्सीजन है तो ऐसे श्वसन को दोस्तों कहते हैं आपके ऑक्सीश्वसन। ऑक्सीश्वसन, तो इस साइड में लिख रहा हूं दोस्तों, तो ये जो है इसको कहते हैं ऑक्सीश्वसन या फिर वायवीय श्वसन। क्लियर? और यदि ऑक्सीजन नहीं है तो दोस्तों उसको कहते हैं अनऑक्सीश्वसन। क्या कहते हैं दोस्तों? अनऑक्सीश्वसन या फिर अवायवीय श्वसन। क्लियर? अब लास्ट बात करते हैं उदाहरण। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो भी विकसित जीव है ना, इसमें अगर उदाहरण की बात करें तो भी विकसित जीव है, विकसित जीव है ना, जैसे मनुष्य वगैरह हो गए या जो एडवांस जो है प्लांट, उनमें यहां उदाहरण की बात करें दोस्तों तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां सभी सूक्ष्म जीव है ना, सूक्ष्म जीव और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मनुष्य की पेशियां, मानव की पेशियां, ये एक और इंपॉर्टेंट उदाहरण है। हाँ दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मनुष्य में भी अवायवीय श्वसन होता है। कब? मान लीजिए स्कूल लाइफ में ना, जब आप स्कूल में रेगुलर ऑफलाइन पढ़ रहे थे तो टीचर ने कभी ना कभी तो पनिशमेंट दिया होगा, कभी हाथ ऊपर कर लो, है ना। तो जब हाथ ऊपर करते हैं तो थोड़ी देर बाद में हमें दर्द का अनुभव होता है। वो क्यों होता है दोस्तों? कि जब हाथ ऊपर करते हैं तो ऑक्सीजन का फ्लो नहीं होता ऊपर की ओर। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारी पेशियों में ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होना स्टार्ट हो जाता है, और इस दौरान दोस्तों हमारे शरीर में बनता है लैक्टिक एसिड, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से हमें दर्द होता है ना। वैसे मर्द को कभी दर्द नहीं होता है ना लेकिन ये लैक्टिक एसिड जब बन जाता है तब हमें दर्द की अनुभूति होती है। तो दोस्तों आज हमने देखा है कि श्वसन और श्वसन के अंदर किस प्रकार से
प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में ये फर्क होता है और कैसे इसमें श्वसनीय क्रियाधार का उपयोग किया जाता है, किस क्रियाधार से कितनी ऊर्जा बनती है, और फाइनली हमने देखा है दोस्तों श्वसन की जो क्रियाविधि है, जो चरण है, स्टेप है, वो इस तरीके से कंप्लीट होते हैं। तो दोस्तों आगे का कंप्लीट चैप्टर आपको अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ये कंप्लीट चैप्टर है, मतलब समरी, उसकी शॉर्ट फॉर्म। तो दोस्तों दिल थाम करके एकदम अच्छे से हर एक जो वीडियो अपलोड होगा उसको अच्छे से सुनिएगा, कारण कि अब आने वाले जो भी वीडियोस हैं तो उनमें ग्लाइकोलाइसिस किसे कहते हैं, कैसे होता है, उसकी बात करेंगे। इसी दौरान इसी क्रम में ना हम बात करेंगे कि कैसे क्रेब्स चक्र होता है, कैसे एटीएस होता है, और फाइनली कैसे 38 या फिर 2 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये क्लास है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू सो मच।